तो जब फेज डिफरेंस जीरो के उससे सुपर इम्पोज होते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जब फेज डिफरेंस 180 डिग्री से सुपर इम्पोज होते हैं तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। 1 मिनट मैं सुपरपोजिशन का, ठीक है, ये जो डायग्राम बने आपके सुपरपोजिशन के, यहाँ पे दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस जीरो का है, दोनों के क्रेस्ट क्रेस्ट मिल रहे हैं, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और ज्यादा बढ़कर मिल रहा है। यहाँ पे फेज डिफरेंस 180 डिग्री का है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कम हो गया, A1 माइनस A2 हो गया, ये जीरो भी हो जाता है। अगर ये एम्पलीट्यूड और ये एम्पलीट्यूड सेम रहता तो ये जीरो मिलता है, यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट हो जाता सरफेस की। तो ये मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, रिजल्टेंट का जो डिस्प्लेसमेंट वो मिनिमम है, इसलिए आप इसको डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन भी बोल सकते हो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस भी बोल सकते हो। और ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है ये वाले केस में, तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है या कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि फेज डिफरेंस सिर्फ जीरो ही हो या 180 हो, इसके बीच में कुछ और भी हो सकता है। तो अब हम उसके लिए कंडीशन जनरेट करते कि भाई अगर कुछ और डिस्प्लेसमेंट होता है, वो सॉरी कुछ और फेज डिफरेंस रहता है, तो फिर आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे। समझ गए? अरे भाई समझ गए या नहीं? हेलो, इतना समझ गए? इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हेलो, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो बेटा। ले लिए क्या? यस सर। अब हम जनरल कंडीशन निकाल रहे हैं, दिस इज पेज नंबर 3। नाउ रिजल्टेंट वेव के बारे में, रिजल्टेंट वेव, ठीक है। देखो y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx है, और y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx प्लस फाई है, मतलब दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई का है। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ये दोनों का वेक्टर सम होगी। अगर हम डायग्राम देखें यहाँ पर, ये एक वेव है और दूसरी वेव ये है इस तरह से। तो कंडीशन कुछ, अब जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो इस तरह से कुछ बनेगी यहाँ पे, दिस इज रिजल्टेंट वेव, दिस इज y2, दिस इज y1। आप दोनों वेव को ऐड किए तो ये रिजल्टेंट वेव पैटर्न आपका इस तरह से बनेगा, ये x डायरेक्शन पे वेव जा रही है ऐसा, ठीक है। बट यहाँ पर से कैलकुलेशन नहीं होता है। कैलकुलेशन सीखने के लिए हमें मैथमेटिकल फार्मूलों पे जाना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल फार्मूलों पे जाने का मतलब ये हो गया कि भाई जब ये दोनों वेव सुपर इम्पोज हो रही है, यहाँ पे व्हाट इज फाई है, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, दिस इज द फेज डिफरेंस इन दोनों वेव के बीच में, दिस इज फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2। ये इन दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस है y1 और y2 के बीच में, जिसको मैंने फाई से डिनोट किया। तो अब इसका जो सुपरपोजिशन है वो इस तरह से देख लो कि भाई सपोज पहली वाली वेव के कारण जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो इधर है और दूसरी वाली वेव के कारण इधर पे आ रहा है, और इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का, पाई का फेज डिफरेंस है। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आप कैसे लिख दोगे, हमने बोला कि भाई वेक्टर सम कर दो, तो ये बन गया इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और ये जो एंगल आ रहा है ये रिजल्टेंट वेव का फेज है, ठीक है। तो आप इक्वेशन कैसे लिखोगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की, सो देयरफॉर
रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे लिखोगे? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी गिवन बाय अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, और ये tan डेल्टा को कैसे लिख दोगे आप? tan डेल्टा विल बी गिवन बाय a2 sin फाई अपॉन a2 cos फाई प्लस a1। तो जो रिजल्टेंट वेव है बेटा, रिजल्टेंट वेव कैसी लिखी जाएगी? y विल बी गिवन बाय a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। तो जब ये दोनों वेव ऐड हो रही हैं, सुपर इम्पोज हो रही हैं, और उसके बाद जो रिजल्टेंट वेव ये वाली बन रही है, उसकी इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी, जिसमें ये एम्पलीट्यूड इस इक्वेशन से दिया जाएगा, और ये जो फेज है इसका फाई, वो इस तरह से दिया जाएगा, इनिशियल फेज डेल्टा, सॉरी इनिशियल फेज को कैसे लिखोगे वहां पे? डेल्टा से लिखोगे। ये समझ गए इतना कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए या नहीं? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन समझ गए? यस सर। हाँ, वेक्टर सम है और कुछ नहीं। दो वेव जब सुपर इम्पोज हो रही हैं तो उनका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, आपको कैसे लिखना है? वेक्टर फार्मूला, दो वेक्टर के एडिशन का सम का जो फार्मूला है, बस बिल्कुल वही अप्लाई करना आपको, और कुछ नया नहीं करना है, ठीक है? तो अब क्वेश्चन में क्या होता है ना, या तो फेज डिफरेंस दिया रहता है, नहीं तो पाथ डिफरेंस दिया रहता है। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में भी रिलेशनशिप होती है, और वो क्या रिलेशनशिप होती है वो मैं आगे बता रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो आप लोग इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये फार्मूला ध्यान रखो आप, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड का फार्मूला क्या है? अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos पाई। ठीक है, ये फार्मूला ध्यान रखो। ओके, हेलो, यस सर। स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का। सर y1 और y2 सेम प्लेन पे चाहिए? हाँ, सेम प्लेन पे चाहिए, सेम सेट ऑफ वाइब्रेशन चाहिए। बाकी अपने सिलेबस में यही है सबसे सिंपल वाला केस। बाकी सुपर पोजिशन के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सेम प्लेन पे हो, तो कैसे भी आगे सुपर इम्पोज हो सकती है। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। सिलेबस में लेकिन हमारे लिए सबसे सिंपल वाला डिस्कशन है। बाकी जो वेव का सुपर पोजिशन, इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना ना, रियल वर्ल्ड में जो होती है। अब जैसे मान लो दो बच्चे बोल रहे हैं आपस में, तो वहां पर भी दोनों के वेव का सुपर पोजिशन हो रहा है ना, ठीक है? या आप दो स्पीकर से गाने बजा रहे हो, सेम गाना बजा रहे हो, तो वहां पर भी सुपर पोजिशन हो रहा है। क्या होता है उससे? दो स्पीकर लगा दो, सोर्स एक ही है, मतलब किसी एक उससे कनेक्ट करके दो स्पीकर लगाओगे, क्या होती है आवाज बताओ? बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ेगा, हाई एम्पलीट्यूड से बजेगा। हाँ, हाई एम्पलीट्यूड से बजता है, मतलब हमको उसकी इंटेंसिटी ज्यादा समझ में आने लगती है ना, कि यार इसकी इंटेंसिटी ज्यादा कैसे हो गई। और एक और चार स्पीकर लगा दो तो फिर तो और ज्यादा हो जाएगी। तो ये करते क्यों है यहाँ पे, है ना? ये इसीलिए करते हैं, जो वेव का जो सुपर पोजिशन है वो इसीलिए हो रहा है ना ऐसा। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, यस सर समझ गए। वेव है क्या बेसिकली? चलो ये कहानी तो चलती रहेगी अपनी। वेव है क्या? वेव वो मोड होती है एनर्जी ट्रांसफर का, जो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज देती है, बिना मीडियम को डिस्प्लेस किए। जैसे मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा लेक्चर तुम लोग भी सुन पा रहे हो, ये किसके कारण हो पा रहा है? मैं फिजिकली तो नहीं गया वहां पे, या मैं यहाँ से चिल्लाया फिर कुछ ऐसा है कि वहां पे तुम्हारी आवाज की, वैसा भी नहीं हो रहा डायरेक्ट। तो ये वेव के कारण ऐसा हो पा रहा है ना। तो वेव है क्या? वेव एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करने का मोड है। मोड मतलब समझ गए? आपको एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो क्या क्या तरीके हैं? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो क्या क्या तरीके हैं? या तो फेंक के मारो, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जा रहा है वहां पे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं जा रहा, मीडियम वहीं पे है, तो फिर वो किस तरह से आएगा? डिस्टरबेंस के थ्रू जाएगा। तो वेव में डिस्टरबेंस आगे बढ़ता है, कभी भी मीडियम आगे नहीं बढ़ता। मीडियम तो वही है, जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो यहाँ पर की हवा तो यहीं पे है ना, वो तुम्हारे इधर तक थोड़ी पहुंच रही है। बट जो एनर्जी है, मेरे यहाँ से जो एनर्जी जनरेट हो रही है, वो तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंच रही है। तो वेव क्या है? एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का मोड है। तो जो सुपर पोजिशन ऑफ वेव हो रहा है, ये क्या हो रहा है? फिर वही बात,
यहाँ पे दो एनर्जी को आप मिला रहे हो, समझ गए? तो उससे जो रिजल्टेंट क्रिएट हो रहा है वो किस तरह का क्रिएट हो रहा है, ये हम अब डिस्कस कर रहे हैं। इस पे इंटरफेरेंस बेसिकली यही है, समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। जैसे नारे लगाते टाइम एक अकेला चिल्ला रहा है भारत माता की जय, भारत माता की जय, आवाज नहीं आएगी बराबर। पूरी क्लास अगर चिल्लाने लगे भारत माता की जय, तो ये जो इंटरफेरेंस होता है फिर वो कैसा होता है, आपका कंस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है? अरे समझ गए, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, है ना? एक साथ बोल रहे हैं, मतलब सेम फेस में वॉइस निकल रहे हैं, तो फिर जो इंटरफेरेंस होता है वो कैसा होता है, कंस्ट्रक्टिव वाला होता है। वैसे डिस्ट्रक्टिव वाला भी होता है, ठीक है? तो दो वेव के सुपरपोजिशन से ये रिजल्टेंट आपको देखना है। तो अपने सिलेबस में जो सुपरपोजिशन है वेव का, वो सबसे सिंपल वाला केस है, सबसे सिंपल, ठीक है? हम दो ही वेव का सुपरपोजिशन पढ़ रहे हैं, एडिशन पढ़ रहे हैं, जबकि दो से ज्यादा वेव भी ऐड हो सकती हैं। जैसे पूरी 40 बच्चों की क्लास कोई नारा लगा रही है या फिर कुछ गाना गा रही है, सब इकट्ठा गा रहे हैं, तो वहां पर तो बहुत सारी वेव एक साथ सुपर इम्पोज होते हैं, तो वो पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है ना, तो वो पार्ट नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है। तो हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो सबसे सिंपल वाला केस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ दो वेव हमने लिया सुपरपोजिशन के लिए, और उसमें भी हमने क्या कर दिया कि दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी एक जैसा रहेगी, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी बदल दोगे दोनों वेव की, तो ये जो मैथमेटिकल टर्म आ रहे हैं आपके, ये इतने आसान नहीं आएंगे, फिर वो तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी बनेगी फिर उनकी। इसलिए हमारे सिलेबस में कौन सा पार्ट है, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड अलग कर सकते हैं, बट इक्वल फ्रीक्वेंसी होना जरूरी है, ठीक है? समझ गए या नहीं? हेलो, अरे इतना समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सर। Now this is page number 4, relationship between path difference and phase difference. Relation between path difference and phase difference. Relation between path difference and phase difference. पाथ डिफरेंस को मैं डेल्टा एक्स से डिनोट करूंगा, फेज डिफरेंस को डेल्टा फाई या सिंपली फाई से अपन डिनोट करेंगे। तो ये हम इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे देख रहे हैं, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में। तो ये सपोज कोई पॉइंट पी है और यहाँ पर ये वेव आ रही है, और ये सोर्स S1 से और ये दूसरी वेव सोर्स S2 से आ रही है, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, ये यहाँ पे पहुंच रही है। तो P पॉइंट पे दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा, मान लो ये दोनों पैरेलली आ रही हैं, ये भी और ये भी, है ना, ये दोनों वेव पैरेलली आ रही हैं। तो यहां से जब ये वेव निकल रही है सोर्स से, तो y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx लिखोगे, और दूसरे वाले के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू a2 फिर कितना साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये इक्वेशन है, मान लो ये x इक्वल्स टू 0, ये भी x इक्वल्स टू 0, लेकिन जब यहाँ पर वेव पहुंच रही है तो y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस के x1, और दूसरे वाले के लिए क्या लिख दोगे, y2 इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2। तो यहाँ पर ये वेव बनी और ये वाली वेव यहाँ पे ये इस तरह से बनी, यहाँ पे ये इनिशियल फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में यहाँ पे। लेकिन जब ये दोनों वेव ये यहाँ से यहाँ पे पहुंची, ये यहाँ से पहुंची, तो दोनों ने अलग अलग रास्ता तय किया, एक ने x1 किया, एक ने x2 किया। तो आप वेव इक्वेशन कुछ इस तरह से लिख दोगे, ठीक है? तो एक्चुअल में इतना जो टर्म होता है ये पहली वाली वेव का फेस है, और इतना टर्म कौन सी वाली वेव का फेस है, सेकंड वाली वेव का फेस है। तो दोनों में डिफरेंस कितना होगा भाई, सो देयरफॉर phi1 माइनस phi2 इज इक्वल्स टू डेल्टा फाई, जिसको आप फेज डिफरेंस बोल रहे हो, तो इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो,
ओमेगा टी माइनस के x1 एंड माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस के x2। देखो ये दोनों वेव सेम टाइम पर यहाँ पे पहुंची है, इसलिए टाइम वाला जो टर्म है वो हमने सेम ही लिखा। ओमेगा टी से ओमेगा टी वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो डेल्टा फाई विल बी गिवन बाय के को बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा x2 माइनस x1। तो ये वाली वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करी यहाँ पे x2, और ये वाली ने कितना ट्रेवल करी है x1। तो फिर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशनशिप आ गई। अच्छा यहाँ पे मैं के के बारे में बताना भूल गया, ये अपन ने लिखे हुए थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ा रहा था मैं, तब भी मैंने बताया था इसको। के क्या है बेटा यहाँ पे, व्हाट इज के, प्रोपेगेशन वेक्टर या एंगुलर वेव नंबर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई लैम्डा। तो ये टर्म हो गया आपका 2 पाई बाई लैम्डा, और ये टर्म क्या बन गया आपका डेल्टा एक्स। तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस एक दूसरे से इस तरह से रिलेटेड होते हैं। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस इस इक्वेशन से रिलेट होते हैं। फेज डिफरेंस डेल्टा फाई किसके इक्वल होता है 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? हेलो, समझ गए या नहीं? यस सर। अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, ठीक है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? यस सर। हाँ, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस के बीच में ये रिलेशनशिप है, ध्यान रखना भी, ठीक है। पेज नंबर 5 पे जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, देयर आर टू सोर्स S1 और ये कोई पॉइंट है यहाँ पे P, यहां से ये कोई वेव आ रही बेटा, ठीक है। अभी यहाँ पर जो वेव है वाई आई, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही है यहाँ पे 8 मीटर। यहाँ पे जो वेव जनरेट हो रही है, और दूसरा जो सोर्स है वो यहाँ कहीं पर है, ये इस तरह से लेंगे, दूसरा सोर्स ये है, और यहाँ से जो वेव आ रही दूसरी वाली जनरेट होके वो कितना मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रही है 6 मीटर का। अच्छा, यहाँ पे दोनों के बीच में जो इनिशियल फेज डिफरेंस है वो 0 है, दोनों वेव की फ्रीक्वेंसी सेम है। यहाँ पे अभी दोनों वेव के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, मतलब बिल्कुल आइडेंटिकली जनरेट हो रही है, ठीक है, बिल्कुल आइडेंटिकली जनरेट हो रही है यहाँ से वेव। अभी इनिशियली यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो जब ये दोनों वेव यहाँ पर पहुंचेंगी तो कितने का फेज डिफरेंस क्रिएट होगा। दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, एंड जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ सपोज कितना ले लूं मैं यहाँ पे 4 मीटर इनकी वेवलेंथ है, दोनों की वेवलेंथ भी सेम है, मतलब आइडेंटिकल वेव कहाँ से जनरेट हो रही है, एक S1 से जनरेट हो रही है, एक S2 से जनरेट हो रही है, और कहाँ पे पहुंच रही है, P पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। तो P पॉइंट पे पहुंचने पे दोनों के बीच में कितने का फेज डिफरेंस क्रिएट होगा। तो ये अभी इनिशियल फेज डिफरेंस कितना है, दिस इज इनिशियल फेज डिफरेंस। चलो मैं लिख देता हूँ कुछ, मान लो यहाँ पे अभी दोनों के बीच में जो इनिशियल फेज डिफरेंस है, इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल फेज डिफरेंस सपोज अभी पाई बाई 6 का है इन दोनों के बीच में, ये इनिशियल फेज डिफरेंस है। तो जब ये यहाँ पे पहुंचेंगी दोनों वेव, तब टोटल फेज डिफरेंस कितने का होगा, कैसे निकालोगे, अब कैसे निकालोगे। हेलो, वेवलेंथ भी दी है, कैसे निकालोगे। सर डेल्टा एक्स और डेल्टा फाई के बीच का जो रिलेशन है उसको यूज करके। हाँ, डेल्टा एक्स और डेल्टा, तो पाथ डिफरेंस अलग अलग पाथ चल के आ रही हैं, तो जो यहाँ पर फेज डिफरेंस आएगा, फाइनल फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू किसके बराबर रहेगा,
दैट इज फाइनल फेज डिफरेंस। अब डिस्टेंस अलग अलग आ रहा है तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, दैट इज S1P माइनस S2P इज इक्वल्स टू 8 मीटर माइनस 6 मीटर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर। ठीक है, और जो फेज डिफरेंस इसके कारण क्रिएट होता है दैट इज 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। तो दिस इज 2 पाई बाई लैम्डा और पाथ डिफरेंस है 2 मीटर, वेवलेंथ कितनी है 4 मीटर है, so this is 2 pi by 4 मीटर into 2 मीटर। सॉल्व करने पे कितना बचा है, यहाँ पे ये पाई का बचा है, लेकिन पहले से भी फेज डिफरेंस कितने का है, पाई बाई 6 का है। तो यहाँ पर टोटल फेज डिफरेंस कितने का हो गया, तो एक, सो दिस इज नेट फेज डिफरेंस विल बी, दिस इज डेल्टा पाई, ये किसके कारण क्रिएट हुआ, पाथ डिफरेंस के कारण, और प्लस इनिशियल फेज डिफरेंस। समझ गए या नहीं, अरे समझ गए, पहले से भी फेज डिफरेंस था, यहाँ जहां से ओरिजिनेट हो रही थी, पाथ डिफरेंस के कारण अलग क्रिएट हो गया, तो टोटल फेज डिफरेंस ये वाला बन गया आपका, दैट इज इक्वल्स टू पाई प्लस इनिशियल फेज डिफरेंस कितने का था, पाई बाई 6 का। तो ये यहाँ पर अब टोटल फेज डिफरेंस है। अरे भाई समझ गए या नहीं? यस सर समझ गए। कोई डाउट अभी इस पे, कोई डाउट? अगर ये इनिशियल फेज डिफरेंस यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस क्रिएट होगा वो सिर्फ पाथ के कारण होगा ना, तो फिर वो कितना बचेगा, वहां पे पाई का बचेगा। ठीक है, अगर इनिशियल फेज डिफरेंस आपका 0 है तो जब वो P पॉइंट पर पहुंचेंगे तो जो टोटल फेज डिफरेंस है वो सिर्फ किसके कारण क्रिएट होगा, पाथ डिफरेंस के कारण क्रिएट होगा। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। और कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट है क्या? आसना, यस सर। कोई डाउट है? नहीं सर। समझ गए सभी? स्क्रीन को, हाँ सर। ये कौन सा पेज है, ये वाला पेज नंबर, पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर, अरे 5 है कि 6 है? सर 5। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ले लिया सर। देखो इसको मैं एक बार और थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल विद प्रॉपर डायग्राम लेके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नाउ दिस इज पेज नंबर 6, पर ये बताने में ना थोड़ा टाइम लगता है तो पेशेंस रखो, डायग्राम बनाना पड़ेगा। और ये पॉइंट यहाँ पर है P, ये जैसे इस तरह से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। अब ये यहाँ पर आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आपको देखना है, तो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। अभी देखो, अगर मान लो आप इधर के डायरेक्शन को आपने एक्स एक्सिस ले लिया है, तो ये सपोज इसका ओरिजिन है, यहाँ पर अगर आप ओरिजिन ले रहे हैं तो ऑलरेडी यहाँ से कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो गया, ये यहाँ पर का है ना, कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो गया। मान लो ये वाला जो डिस्टेंस है ये लैम्डा बाई 4 का डिस्टेंस है। ठीक है, इतना जो डिस्टेंस है ये लैम्डा बाई 4 का है यहाँ पे।
तो जब ये दोनों वेव यहाँ पर पहुंचेंगी तो टोटल फेज डिफरेंस कितने का क्रिएट होगा। ठीक है, अब अगर हम बात कर लें कि भाई यहाँ जो वेव क्रिएट हो रही है, जनरेट हो रही है, इनिशियली भी पहले से भी फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस भी क्रिएट हो गया, तो इन दोनों, इसका जो फेज है यहाँ पे फर्स्ट वाली वेव का वो 0 है, लेकिन सेकंड वाली वेव का जो फेज दिख रहा है यहाँ पर, ये कुछ दिख रहा है, मान लो π/3 के बराबर का दिख रहा है। तो व्हाट इज इनिशियल फेज डिफरेंस? इनिशियल फेज डिफरेंस कितने का हो गया? इनिशियल फेज डिफरेंस इज इक्वल टू π/3 का आ गया। जब ये दोनों वेव यहाँ पर P पर पहुंचेंगी तो एक एडिशनल पाथ डिफरेंस कितने का क्रिएट हो गया यहाँ पे? λ/4 का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर बेटा आपको टोटल फेज डिफरेंस बताना है कितना होगा। तो एक फेज डिफरेंस किसके कारण क्रिएट, दोनों की वेवलेंथ सेम है, हाँ एक बात ध्यान रखना, दोनों की वेवलेंथ सेम है और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, बस पाथ यहाँ पर पहुंचने पर जो फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ये आपको बताना टोटल कितना होगा। तो इनिशियली भी इनके बीच में फेज है, देखो ये यहाँ पर से ओरिजिन से स्टार्ट हुई लेकिन ये ऊपर से स्टार्ट हुई है, मतलब फेज डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये ऑसिलेशन के अकॉर्डिंग आप लोग समझो, जैसे हमने ऑसिलेशन पढ़े थे ना, ये x इक्वल्स टू 0 मीन पोजीशन है और ये इधर पे एक्सट्रीम पोजीशन है, दिस इज +a एंड दिस इज -a। मान लो कोई पार्टिकल t इक्वल्स टू 0 पे मीन पोजीशन से इधर जा रहा है, उसी टाइम पे t इक्वल्स टू 0 पे दूसरा पार्टिकल ये इधर कहीं पे जा रहा है, ठीक है, फिर यहां से लौट के वापस आएगा, मतलब सब कुछ आइडेंटिकल है, बट ये मीन पोजीशन से इधर जा रहा है और ये कहीं कुछ आगे से जा रहा है उसी डायरेक्शन पे। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ? इन दोनों पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस है या नहीं? ये SHM की हम बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्टिकल का, ये सेकंड पार्टिकल का, तो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच में। अगर सिचुएशन ऐसी ले लेता मैं, यहाँ पे और क्लियरिटी आएगी, ये वाला पार्टिकल भी मीन पोजीशन पे, ये भी इधर जा रहा है t इक्वल्स टू 0 पे, अभी फेज डिफरेंस कितने का बताओ जल्दी दोनों के बीच में? 0। हाँ। और अगर मान लो ये वाला पार्टिकल इधर अपोजिट जा रहा होता तो फेज डिफरेंस कितने का आता? 180 पाई का आता। वेरी गुड। अब थोड़ा और सोचो, अगर ये पार्टिकल यहाँ पर नहीं है, ये पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से इधर आएगा, तो अब फेज डिफरेंस कितने का हो गया दोनों के बीच में? π/2। तो समझ गए, ये मीन पोजीशन पे है, उस टाइम पे ये एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो फेज डिफरेंस कितने का हो गया? 90 डिग्री ना, π/2 का ना। अरे समझ गए या नहीं? यस सर। नहीं सर, नहीं समझे? ये वाले पार्टिकल की इक्वेशन क्या लिखते हैं आप? SHM की इक्वेशन क्या लिखते हैं? y इक्वल्स टू या x इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? a sin ओमेगा t, और इसकी इक्वेशन क्या आती है? एक्सट्रीम पोजीशन पे बैठा है तो a sin ओमेगा t प्लस π/2, हाँ या ना? हाँ सर। तो फेज डिफरेंस कितने का दोनों के बीच में दिख रहा है? π/2 का। हाँ, तो एक्चुअल में जो इनिशियल फेज का मतलब ये है कि यहाँ पर का ये पार्टिकल ऐसा ऑसिलेट हो रहा है, यहाँ पर का पार्टिकल भी ऐसा ऑसिलेट हो रहा है, तो दोनों के बीच में अभी इनिशियल में कितने का फेज डिफरेंस क्रिएट है? यहाँ पे π/3 का फेज डिफरेंस क्रिएटेड है। लेकिन सर π/2 का पता कैसे, मतलब π/2 आया कैसे, वो तो बताओ। SHM पढ़ो पहले फिर से। ठीक है, आज SHM की कॉपी खोलो दोबारा, वैसे तो टेस्ट में नहीं लिया था, ठीक है, एक बार SHM फिर से देखो, फिर से वो फेज को पढ़ो, तो वो क्लियरिटी आएगी, क्योंकि SHM अगर आप अच्छे से करोगे तो ही आपको वेव समझ में आती है। हालांकि अभी जो हम आगे पढ़ने वाले इसमें वेव ऑप्टिक्स में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या डिफ्रैक्शन, उसमें ये बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता, बट ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए आता है कि भाई हमको दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि हम पढ़ने क्या वाले। मैं आगे से भी बता सकता था, लेकिन मैंने ये चीजों को पीछे से उठाया यहाँ पे, ताकि हमको ये समझ में तो आए कि हम पढ़ क्यों रहे इसको, या आगे जब सिचुएशन बनेगी तो ये क्यों आ गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, समझ गए? हेलो
तो ये हाँ, ये फेज डिफरेंस की कहानी समझ गए कि नहीं? तो इनिशियली दोनों वेव के बीच में पहले से भी फेज डिफरेंस कितने का है? π/3 का है। और जब दोनों वेव P पॉइंट पर पहुंच रही हैं तो दोनों अलग अलग रास्ता तय करके आ रही हैं, तो दोनों में पाथ डिफरेंस कितने का क्रिएट हुआ? वहां पे λ/4 का क्रिएट हो गया। तो P पॉइंट पर पहुंचने पे टोटल फेज डिफरेंस कितने का होगा? सोचो जल्दी से, टोटल फेज डिफरेंस कितने का होगा? तो ये जो पूरा डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया, ये वाला जो पूरा डायग्राम है, ये एक्चुअल में ये इस पार्टिकल का है और एक इस यहाँ पर के पार्टिकल का। ये जो पार्टिकल है ना, ये वाली मीन पोजीशन के दोनों तरफ ऑसिलेट होते, ऐसे ही फिर कंटिन्यूअसली आगे। तो ऑसिलेशन सबसे सिंपल केस है, एक पार्टिकल के लिए हमने पढ़ा। वेव में क्या होता है? वेव मोशन में क्या होता है? एक ही पार्टिकल ऑसिलेट होता है क्या? वेव मोशन में कितने पार्टिकल रहते हैं? एक यहाँ, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो ये ऑसिलेट होता है तो अपने साथ में अपनी एनर्जी को ये दूसरे वाले को भी देता है, तो वो कपल्ड ऑसिलेशन है। ठीक है, एक अपनी एनर्जी को दूसरे को देगा, दूसरा अपनी एनर्जी तीसरे को देगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली बन जाती है। फिर समझ गए या नहीं? अरे भाई समझ गए? यस सर। तो वेव मोशन is the coupled oscillation of very large number of particle। अगर मैकेनिकल वेव है तो, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वहां पे ऑसिलेशन तो होता है, लेकिन पार्टिकल का नहीं होता, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। तो ये वेव कैसे बनती है? यहां पर का पार्टिकल अपनी जगह पर ही ऑसिलेट होगा, उसके बगल वाली जगह का पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट होगा, उसके बगल वाली जगह का पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट होगा। तो वेव इस तरह से बनती जाती है। और हम जो पढ़ रहे हैं वो सबसे सिंपल वाली वेव पढ़ रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक वेव हम पढ़ रहे हैं। और भी टाइप की वेव होती है, ट्रायंगुलर वेव होती है, स्क्वायर वेव होती है, ठीक है ना, और भी टाइप की वेव होती है। हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हार्मोनिक वेव हम पढ़ रहे हैं, सबसे सिंपल वाला केस, जिसका मैथमेटिकल डिस्कशन भी सबसे सिंपल है। तो पहले से ही इनके बीच में फेज डिफरेंस π/3 का है। जब ये P पॉइंट पर पहुंच रही हैं तो दोनों अलग अलग रास्ता तय करके आ रही, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का है? λ/4 का। तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितने का क्रिएट हो गया दोनों के कारण? 2π/λ into path difference। so 2π/λ, path difference is λ/4। ये लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, so this is π/2। तो पहले से π/3 का है, तो टोटल फेज डिफरेंस कितने का क्रिएट हो गया? 5/3 प्लस π/3 का। समझ गए आप? अरे हाँ या ना? यस सर, समझ गए। कोई डाउट अभी? कोई डाउट? हेलो, कोई डाउट? अच्छा, अगर मान लो मैं जो दूसरी वाली वेव है, नीचे वाली, जो नीचे मैंने डायग्राम बनाया, उसको भी इसी के यहीं से स्टार्ट कर लेते, दोनों को एक साथ एक ही टाइम पे। अगर ये वाली वेव को भी मैं यहीं से ले लेता एक ही साथ, तो यहाँ पर पहुंचने पे भी फेज डिफरेंस कितना बना रहता उनके बीच में? π/3 π/3 का ही बना रहता। समझ गए? अगर मैं इसको भी खींच के यहीं पर ले आता तो फेज डिफरेंस π/3 का बना रहता। और अगर ये मीन पोजीशन से स्टार्ट करते और इसको भी मीन पोजीशन से स्टार्ट करते, ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन पे जाता ये पार्टिकल और ये भी इधर जाता, तो फेज डिफरेंस कितने का रहता? पहले से 0। तो ओवरऑल पूरे जगह पे फेज डिफरेंस आपको कितना दिखता? वहां पे 0 पे दिखता। समझ गए या नहीं? अब हेलो, यस सर, समझ गए। ठीक है। तो एक्चुअल में अब ये बताओ, फेज डिफरेंस किस किस के कारण से क्रिएट हो रहा है? थोड़ा सोचो इसके बारे में। फेज डिफरेंस कब क्रिएट हो रहा है? जब दो वेव अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रही हैं, हाँ या ना? अरे भाई, फेज डिफरेंस कैसे क्रिएट होता है उनके बीच में? अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण किसी जगह पे अगर वेव पहुंच रही हैं तो फेज डिफरेंस कैसे बनेगा? अलग अलग डिस्टेंस के कारण, जिसको हम पाथ डिफरेंस के कारण बोलते हैं। और इनिशियल जहां पर से वो स्टार्ट हुई है वहां पर कितना फेज डिफरेंस है वो भी मैटर करता है। ठीक है, तो भाई इनिशियल फेज डिफरेंस प्लस फेज डिफरेंस क्रिएटेड बाय पाथ। अभी समझ गए फेज डिफरेंस क्यों क्रिएट हो रहा है? एक फेज डिफरेंस हो गया इनिशियल वाला, और दूसरा फेज डिफरेंस किसके कारण क्रिएट हुआ?
पाथ के कारण क्रिएट हुआ। अरे भाई समझा या नहीं? यस सर। कोई डाउट अभी? नो सर। ठीक है, बाकी की कहानी कल बताएंगे। ये आज का लेक्चर